नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट भी कोर्ट को नहीं मिली है। इसे लेकर कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित की है। वहीं मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थिति के लिए समन भी जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने अवमानना का केस दायर किया था। मामला मार्च 2018 में कांग्रेस के महाधिवेशन से जुड़ा हुआ है। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वहीं साल 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर अमित शाह के छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में रांची और चाईबासा में केस किया गया था। इसी मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। राहुल गांधी जी की उपस्थिति के लिए न्यायालय में तिथि निर्धारित था। आज तक हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी को जानकारी है कि भैया न्यायालय ने सम्मन इशू किया है और उन्हें उपस्थित होना चाहिए। बार बार वो न्यायालय का मजाक उड़ा रहे हैं और ना ही मेरे जानकारी के हिसाब से आज तक तो उपस्थित हुए नहीं। और न्यायालय ने जो सम्मन इशू किया है इसके खिलाफ कोई अपर न्यायालय में या हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल किया है, ऐसी भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। और न्यायाधीश ने जब अभिलेख का अवलोकन किया तो सम्मन तो इशू की गई है, परंतु उसका तामीला रिपोर्ट अभिलेख में संलग्न नहीं होने के कारण अग्रतर कार्रवाई करने में असमर्थता जताई है और अगली तिथि निर्धारित की गई है। और गांधी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार की शाम विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में झारखंड विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व कई अन्य उपस्थित थे। कल्पना सोरेन ने शपथ लेने के बाद सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को बुके देकर आभार जताया। वहीं मंत्री व विधायकों ने भी कल्पना सोरेन को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कल्पना सोरेन ने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, समय कम है, पर जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम बचे हैं उसे पूरा करूंगी। राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 3 से 4 माह बचे हैं। तेजी से काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने अपार स्नेह और प्यार दिया है। हेमंत सोरेन की सोच को झारखंड के मतदाताओं तक पहुंचाना है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये गांधी की जनता के साथ साथ हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे मंत्रीगण के विधायकगण के सांसदगण हैं। और आज जो ये मेहनत हुआ है हमारी गांधी की जनता के साथ, हमारे झारखंड के लोग भी हमने देखा है लोकसभा चुनाव में अभी 10 बार हुआ है और उसके बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। समय कम है लेकिन जितनी भी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसे तो पहले से ही कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जो बच्चे कुछ काम है उसको मुझे पूरा करना है। समय कम है लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का। इधर जमशेदपुर के पसुरी थाना अंतर्गत चांदनी चौक के पास स्थित कंप्यूटर सॉल्यूशन नामक दुकान के गोदाम में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में गोदाम में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर समेत अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। दुकान मालिक अभय तिवारी के अनुसार इस घटना में उन्हें लगभग 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मालूम हो कि 2 मंजिले बिल्डिंग में नीचे तल्ले में दुकान संचालित है और ऊपरी तल्ले में अभय तिवारी का परिवार रहता है। वहीं ऊपर में ही माता का एक मंदिर भी बना हुआ है। अभय तिवारी ने बताया कि सोमवार को वे लोग घर पर नहीं थे, पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। उन्हें देर रात आग लगने की जानकारी मिली। सोमवार को ही उन लोगों ने
एयरटेल फाइबर का नया कनेक्शन लगवाया था, उसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जो पूरे गोदाम में फैल गई। आसपास के लोगों ने तुरंत ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची एक दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण जहां गोदाम में रखे कंप्यूटर समेत अन्य उपकरण जल गए, तो वहीं पास ही स्थित एक अन्य कमरे में भी आग की लपटें पहुंच गई, जिस कारण घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पेट्रोल नहीं रहा, डेली वहाँ चले जाता मेरा। आज फोन करो तो आ नहीं रहा। क्या बोल रहे? रांची के कोतवाली थाना अंतर्गत किशोरगंज चौक के पास से एक प्लाईवुड व्यवसायी अमित गुप्ता का अपहरण रविवार रात कर लिया गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 4 घंटे में ही अपहृत व्यवसायी को बरामद करने के साथ ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार किशोरगंज चौक के पास रविवार की देर रात प्लाई कारोबारी अमित गुप्ता को अपराधियों ने अगवा कर लिया था। अपराधी व्यवसायी को जबरन अपनी कार में बैठा रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में डायल 100 पर फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधी रिंग रोड की तरफ भाग निकले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रांची पुलिस ने पूरे शहर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थानेदार सहित कई थानों की टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई थी। रविवार की रात 10:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच लुका छुपी चलती रही। लगभग 20 किलोमीटर तक खदेड़े जाने के बाद जब अपराधियों को लगा कि वे अब पकड़े जाएंगे, तब उन्होंने धुर्वा स्थित JSCA स्टेडियम वाली सड़क में अपनी कार और कारोबारी अमित गुप्ता को छोड़ भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें खदेड़कर धर दबोचा। इस मामले में 4 गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें विशाल, काजल, राजीव सिंह और अमरनाथ पांडे शामिल हैं। देखिए, रात में करीब 10 बजे सिटी एसपी को सूचना मिली और कोतवाली थाने को कि एक व्यवसायी है अमित गुप्ता, उसका अपहरण हो गया है और लोग उसे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर भाग गए हैं। उसके बाद जो है पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई। हमारा कंट्रोल रूम टेट्रा ने सारी अलर्ट किया और हम लोगों ने सारे बॉर्डर को सील किया। लेकिन बॉर्डर को सील करने के बावजूद भी जो है वो अपराधी इतने मन के बढ़े हुए थे कि उन्होंने कई बार जो है डायरेक्शन बदला। स्टार्टिंग में वो तुपुदाना की ओर भागे, जब पुलिस की उधर दबिश देखे तो तुपुदाना से वो खरसीदाग की ओर गए, फिर दलादली से रिंग रोड होते हुए गए, फिर खूंटी की ओर भागे। पर पुलिस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि वे जिले को से बाहर नहीं निकल पाए और अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसमें से कुल 4 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं। जो 4 क्रिमिनल है उसमें मुख्य जो है सरगना अमरनाथ तिवारी है और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तथाकथित गर्लफ्रेंड काजल कुमारी, और इसके 2 सहयोगी है। 4 अरेस्ट हुए हैं। इसमें से राजीव सिंह जो है वो पहले भी अपहरण का आरोपी रहा है। पकड़े जाने के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का उद्देश्य क्या था। तो जो भी प्रथम दृष्टिया सामने आया है वह आया है कि अमरनाथ तिवारी जो है वह एक फर्जी लोन दिलाने का गैंग चलाता है और लोन दिलाने का तरीका इस तरीके का है कि भाई वो फर्जी पे स्लिप बनाता है। प्राइवेट आदमी को या किसी व्यवसायी को सरकारी एम्प्लॉय दिखाता है, उसका पे स्लिप और झूठा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कराता है और बैंक के पदाधिकारियों को धोखा देकर या उनकी मिली भगत से उन्हें लोन दिलाता है। पे स्लिप के आधार पर लोन बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट में 50-50 या 60-40 जिस तरीके से कस्टमर, उसी तरीके से उसने इस अमित गुप्ता को भी लोन दिलाया और लोन का जो अमाउंट मिला उसमें से 4 लाख मांग रहा था। जब इसको अमित गुप्ता को पता चला कि ये जो धोखाधड़ी का लोन है, हमने तो दिया था आधार कार्ड वगैरह पर जितना लोन दिया था उसका इन्होंने गलत उपयोग क्या किया, इसने रुपया देने से इनकार किया और संभवतः कुछ थोड़ा अमाउंट दिया होगा, मे बी वो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस लोन के रेस्ट अमाउंट को जो इससे मांगा, जब ये नहीं दिया तब इसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में जब मिला, ये आदमी हाथ बंधा हुआ था, इसके माथे पर वार भी किया हुआ था और बहुत बड़ी संभावना थी कि इस पूरे फर्जी लोन रैकेट का ये खुलासा न कर दे, इसकी हत्या हो सकती थी। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सामने आ रहे हत्याकांड को अवॉइड किया और सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और अब हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फर्जी लोन दिलाने में
और देने में पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है और उसमें बैंक पदाधिकारी की भूमिका की भी जांच होगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उलीझारी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। रात के अंधेरे में सो रहे मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेलंगाना के हैदराबाद की कंपनी KMB प्रोजेक्ट द्वारा कराया जा रहा है। इस दुर्घटना ने मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल पर कामगारों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को काम समाप्त होने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले 3 मजदूर राजकुमार भगत, दीपू राय और गुड्डू कुमार राय सो रहे थे। बिजली नहीं थी, इसलिए गर्मी के कारण तीनों खुले स्थान पर सोए हुए थे। इसी दौरान बैक हो रहे ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। आनन फानन में तीनों को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दीपू राय को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के अभाव में राजकुमार भगत की भी रात में ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गुड्डू कुमार राय को रिम्स रांची में भर्ती कराया गया। सोमवार को दोनों मृतकों के शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। रात में ही मृतकों के परिजन बिहार से चाईबासा पहुंच गए थे। वे 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार देर शाम तक मुआवजा को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया था, जिसके कारण परिजन शवों को लेकर अस्पताल में ही रुके हुए हैं। इस मामले में कंपनी के प्रतिनिधियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। कल संडे के दिन था, हम लोग सोचे कि वो लोग सोचा कि छुट्टी हो जाता है, शाम को संडे के दिन छुट्टी हो जाता है। गया, सो गया, कोई व्यवस्था था नहीं। वो सबको झुग्गी में लाइट चला गया था, सोने का व्यवस्था था नहीं। गया अपना साइड में सोया, ट्रक वाला बैक करके और उसके देह पर तीनों के चढ़ा दिया। एक जिंदा है जो हॉस्पिटल में है और 2 डेड बॉडी। यहाँ पे कोई आदमी अभी सुनने के लिए तैयार। हम लोग कल से रात से सुने 10 बजे 11:30 में सुने, खाना पीना छोड़ करके हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो रहा है सर, क्या करूँ अब हमका मांग है जो उसका 2 बच्ची है, एक बच्चा है, बीवी है, उसको कौन कमा करके खिलाएगा सर। अब उसका तो उम्र, अब उसी जो पैसा मिलेगा उसी में उसका उम्र चलेगा सर। हम लोग का क्या 25 लाख रुपया दीजिए, उसका पत्नी का भी हो जाएगा, बच्चा सके शादी ब्याह हो जाएगा। और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन, सिंगी एंड सिंगी सोसाइटी, मिलन चैरिटेबल ट्रस्ट और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया। अभियान के दौरान आनंदपुर प्रखंड के झारबेड़ा, बिंजू, रुंदीकोचा, हारता, रोबोकेरा, बेड़ाकू, केंदुरा और आनंदपुर पंचायतों में नुक्कड़ सभा किया गया। लोगों को प्रखंड स्तर पर ग्राम सभा सशक्तिकरण, प्राथमिकता चयन, पंचायत कार्यकारिणी और अभिलेख संधारण के संबंध में विशेष जानकारी दी गई। इसके अलावे विधिक जागरूकता को लेकर भी विभिन्न हैंडबिल का वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया। लगातार 2 दिनों से नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के प्रतिनिधि विजय हेम्ब्रम के नेतृत्व में विभिन्न ग्राम क्षेत्रों में ग्रामीणों को इकट्ठा कर उन्हें सामाजिक भावना से जोड़ा गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने भाषा संस्कृति के विकास के अलावे सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को ध्यान केंद्रित कराया। जगह जगह पर लोगों से अपील की गई कि वे खुद की बेहतरी के लिए ग्राम सभा, पंचायत और प्रखंडों को आदर्श बनाएं। एक एक कार्यों पर निष्ठापूर्वक समय खर्च करें, अन्यथा हर काम दूसरों से कराने के चक्कर में बिचौलिया हावी रहेंगे, जिससे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इधर रांची पुलिस ने सोमवार को नगड़ी इलाके से PLFI के एरिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1.5 लाख रुपए, 1 थार, 1 स्कॉर्पियो, 1 चाकू और 2 वॉकी टॉकी बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पकड़े गए नक्सलियों में एरिया कमांडर विजय बख्शी, नरीज पाइक,
अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोप्पो शामिल है। प्रेस वार्ता में एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सभी उग्रवादी 2 गाड़ी में सवार होकर नगड़ी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान लगाया। पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर सभी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और उन्हें नगड़ी थाना ले आया गया। पूछताछ में उग्रवादियों ने बताया कि वो लाल गुटवा के समीप 6 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे। उस जमीन के लिए एक कारोबारी ने जमीन मालिक को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जमीन कारोबारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। जमीन कारोबारी ने उग्रवादियों को पैसा देकर जमीन पर कब्जा पाना चाहता था। एसएसपी का कहना है कि इन उग्रवादियों के द्वारा कई कारोबारी से रंगदारी की मांग भी की गई है। इसके अलावा ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में विवादित जमीन पर कब्जा कराने का काम करते हैं। ये गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई का एक गैंग है जो कोई क्राइम करने के जमा हुआ है, और उस गैंग को लेकर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया रूरल एसपी ने, और उसके बाद एक टीम बनी जिस टीम में जो है हमारे टेक्निकल सेल के मेंबर्स थे, थाना प्रभारी थे, और इन्होंने जो है घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद पीएलएफआई के 5 आदमी पकड़े गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल मिला है, इसके अलावा जो है 4 जिंदा गोली मिली है और 22 पीस खोखा है। और जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक आदमी के पास पहले से लाइसेंस्ड वेपन था, जिसका खोखा हमें प्रतीत होता है उसी का खोखा है। उसका हथियार अभी जो है वो लापुंग थाने में जमा है। इलेक्शन के टाइम में जो लाइसेंस वेपन जमा होते हैं, लेकिन ये 5 जो है पीएलएफआई के मेंबर थे। उसमें एक जो एरिया कमांडर है विजय बख्शी। इन लोग की जो अभी तक प्लानिंग समझ में आई है वो है कि एक ज़मीन था गुटुआ में, जो इन लोगों ने कुछ पैसा देकर, जो होते हैं वंशावली में, एक आदमी को पैसा दे दिया और बाकी ज़मीन पर डरा धमका के कब्जा कर लिया। और मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि पहले इनका कोई ऐसा सिविलियन जाता है, और अगर वहाँ लगता है कोई विरोध कर रहा है तो फिर लोग वॉकी टॉकी भी रखे हुए थे कि अगर विरोध होगा तो फिर पूरी टीम वहाँ पर पहुँचेगी और आतंक मचाएगी। ये 100 समय सूचना मिलने पर गुटुआ की ज़मीन है, जिसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और इसी क्रम में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। और सरायकेला सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। से तैयार 8 एजेंडा पर समिति द्वारा विचार करते हुए सभी एजेंडा पर सहमति जताई गई। इसमें मुख्य रूप से सदर अस्पताल में पूर्व से एक्सरे की सुविधा दी जाती थी, जिसमें मरीज को अपने जेब से 55 रुपए प्रति एक्सरे खर्च करना पड़ता था। इसमें किसी प्रकार के शुल्क की बढ़ोतरी नहीं की गई है, परंतु डिजिटल एक्सरे की सुविधा मरीज को मुफ्त में दी जाती थी। अब उसमें 100 रुपए प्रति एक्सरे की दर तय की गई है। इसमें टीबी के मरीज, बीपीएल मरीज एवं अस्पताल के इंडोर में भर्ती मरीजों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा जो मरीज होंगे उन्हें डिजिटल एक्सरे के लिए 100 रुपए देने होंगे। सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिला एवं अस्पताल में भर्ती मरीज को किसी प्रकार के शुल्क नहीं देना होगा, जबकि इसके अलावा जो मरीज होंगे उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए 200 रुपए शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। बैठक में इसके अलावा प्रसव कक्ष में शौचालय का रिनोवेशन एवं अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था, सदर अस्पताल में फी कलेक्शन के लिए कलेक्शन स्लिप जनरेट करना एवं आईसीयू को पीपीपी मोड पर चलाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसमें सदर अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा का लाभ लेने के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, डीएस डॉक्टर नकुल चौधरी, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार, डीपीएम निर्मल कुमार एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। हम उनका जो अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक किए गए हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी किया गया, और इसमें जितने भी मरीज लोग का सुविधा को देखते हुए और जो कमी है उस पर हम लोग विचार किया है और कैसे ये अस्पताल सुचारू रूप से चलेगा। जिससे जो एक्सरे होती है वो पहले भी 55 रुपया है और आज भी 55 रुपया ही रहेगी। जो डिजिटल एक्सरे है वो वर्तमान में फ्री में है, वो आगे से चार्जेबल होगी, उसकी चार्ज लगेगी, लेकिन उसमें टीबी के रोगी को नहीं लगेगा, जो बीपीएल है उनको भी नहीं लगेगा।
इधर सरायकेला जिला के गमरिया थाना अंतर्गत रापचा मोड़ के पास कांडा आदित्यपुर मुख्य सड़क पर सोमवार देर शाम एक अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राहगीरों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने JRDCL एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और राहगीरों के सहयोग से घायल महिला को जमशेदपुर MGM अस्पताल भिजवाया गया। घटना से महिला को सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं महिला कहां की रहने वाली है ये पता नहीं चल पाया है। इधर प्रदेश में सरकार विकास का लाख दावा करती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हकीकत कुछ और ही है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड स्थित कई गांव में मोबाइल टावर नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। डिजिटल इंडिया के जमाने में मोबाइल टावर नहीं होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये मामला सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड स्थित परगामा पंचायत के दर्जनों गाँव का है। यहाँ पारगामा, हाई तिरुल, चुनचुरिया, किसुंडी, कासीडी सहित दर्जनों गांवों में एक भी मोबाइल टावर नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर नहीं होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास के लिए गांव के दर्जनों छात्र छात्राओं को गांव से 1-2 किलोमीटर दूर ऊंची जगहों पर जाना पड़ता है। कभी शाम को ऑनलाइन क्लास के लिए रात तक पहाड़ी के ऊपर जंगलों में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रामीणों को मोबाइल से बात करने के लिए भी गांव से बाहर ऊंचे स्थानों का रुख करना पड़ता है। पारगामा पंचायत के गाँव में करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर झिमड़ी या हैसानलोंग में जियो व एयरटेल टावर है, जो काफ़ी दूर होने से इस गांव में मोबाइलों में टावर काम नहीं करता, जिससे नेटवर्क की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। लोग पढ़ने के लिए आते हैं। एक्चुअली हम लोग का ऑनलाइन क्लास रहता है ना, देखिए आप क्लास करें चाहे ना करें, क्योंकि ऑनलाइन का फी तो देना पड़ता है एंड घर में हम लोगों का सही तरह से नेटवर्क नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग ये पेड़ के नीचे आना पड़ता है। और बोला जाए तो हम लोगों का मतलब बात करने के लिए भी बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है। जैसा कि किसी को कॉल करना है तो हम लोग को जैसा आधा 1 किलोमीटर हम लोग को इधर आना पड़ता है, तब जाके सही बात हो पाता है। क्योंकि इनकमिंग कॉल तो ना के बराबर होता है, क्योंकि नेटवर्क से नहीं मिलता है ना घर से। और क्लास के लिए हम लोग यहीं पे आना पड़ता है। और किसी का अगर शाम 6 बजे 7 बजे क्लास रहता है तो उन लोगों को भी आना होता है। और हम लोगों का एरिया में ऐसा है ना कि हाथी का ज़्यादा भय रहता है, तब पर भी हम लोग को आना पड़ता है डर के। क्या करेंगे। देखा जाए तो कि जैसा कि हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम जैसा पेश करते हैं ना सर, उसी तरह का मतलब हम लोग और भी 10 लोग हैं ना हमारे पंचायत के अंदर में, उन लोग भी पूछते हैं तो उन लोगों का भी यही प्रॉब्लम है कि उन लोग भी थोड़ा बहुत गांव से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम लोग यही सोचते हैं शायद बड़ा पेड़ का नीचे नेटवर्क आता है ना, क्या पता नहीं, उन लोग भी उसी तरह पेड़ का नीचे चला जाता है, या तो मतलब घर के अंदर उन लोगों का भी सुविधा नहीं मिलता है। उन लोगों से बात होता है ना तो उन लोग भी कहता है कि हाँ हम लोग भी बाहर से क्लास कर रहे हैं। उनका ये पंचायत में एक भी वैसा एयरटेल नेटवर्क का मतलब या तो जियो किसी एयरटेल का मतलब कोई भी खूंटा वूटा नहीं है हम लोगों का। पता नहीं दूसरा पंचायत में है, बट उसी से शायद हम लोगों का थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल जाता है ना। इस वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है गांव से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पेड़ के नीचे हम लोगों का नेटवर्क मिलता है। यहाँ हर मतलब सबको आता है, स्टूडेंट जितना है जिनका ऑनलाइन क्लास रहता है सबको आता है। और इस क्या बोले कि मंत्री लोगों को भी क्या बोलेंगे ना सरकार को क्या बोलेंगे, क्यों डिजिटल का ज़माना में मतलब जहाँ बोलता है कि डिजिटल में ऑनलाइन क्लास होगा, क्या लैपटॉप वगैरह देता है, तो हम लोगों के यहाँ तो नेटवर्क का कोई सुविधा नहीं है। इस वजह से हम लोगों के यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। गांव में भी हमको लगता है पूरा पंचायत में शायद ऐसा प्रॉब्लम है। गांव में मतलब क्या पूरा पंचायत में नेटवर्क नहीं मिलता है। कभी कभी तो शाम या रात को ऑनलाइन क्लास रहता है, जैसे 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे। यहाँ 12 बजे तक कुछ बच्चा तो रह जाता है क्लास करने के लिए, क्योंकि उतना रात तक क्लास रहता है तो करना पड़ता है मजबूरी। फी करके क्लास लेके रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत होता है। हम लोगों का पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने के लिए बहुत ही दिक्कत है। पंचायत भर में एक भी जियो एयरटेल या BSNL कुछ नेटवर्क का कुछ सीने नहीं है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।